नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एमपी में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए आज का दिन अच्छा साबित नहीं हुआ। जहां एक तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का साथ देने से इनकार कर दिया, तो उधर इंदौर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण यादव बीजेपी आरएसएस नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आए। ऐसे में सवाल यह है कि एक तरफ बीजेपी जहां चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है, मोहन भागवत अमित शाह के बाद पीएम मोदी के आने की तैयारी चल रही है, उधर कांग्रेस तैयारियों में क्या पिछड़ती नजर आ रही है और कमलनाथ का विधानसभा में दिया बयान भी घमासान के रूप में तब्दील हो चुका है। तो 2023 की तैयारी में कौन किस पर भारी है, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नेताओं का क्या कहना है तमाम जो चीजें चल रही हैं उसे लेकर, सियासी समीकरण जो बिगड़ रहे हैं उसे लेकर। कल मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ने जो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई के ऊपर जो कमेंट्स किया है, उन्होंने कहा है कि मैं इसलिए विधानसभा के अंदर नहीं जाता कि विधानसभा के अंदर बकवास होता है और एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं उनका बकवास सुनने के लिए जाऊंगा? ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुनकर के जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पर विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है। तो डूबता जहाज है कांग्रेस, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। और जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, तमाम बड़ी पार्टियों के साथ जुड़े और अपनी रणनीति से कई अप्रत्याशित परिणाम उन्होंने दिलाए हैं। कांग्रेस के साथ उनकी बैठकें चल रही थी, लेकिन आज दोपहर को अचानक प्रशांत किशोर का एक ट्वीट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे कांग्रेस में नहीं जाना है, मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहा हूं और कांग्रेस को मेरी नहीं अच्छे लीडरशिप की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि सवाल सीधे तौर पर लीडरशिप पर कांग्रेस की उठा दिए हैं प्रशांत किशोर ने। उधर कांग्रेस ने भी ट्वीट कर यह बात साझा कर दी है कि प्रशांत किशोर उन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर कई सवाल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर सवाल हैं, कांग्रेस के आला कमान को लेकर सवाल हैं। वो सवाल क्या हैं ये आपको दिखाते हैं। पीके और कांग्रेस की डील कैंसिल, क्या बढ़ेगी पार्टी की मुश्किल? बीजेपी की तैयारी हुई पूरी, भागवत और शाह के बाद आएंगे अब मोदी। विधानसभा पर बयान को लेकर कमलनाथ घिरे, अरुण यादव भी क्या सिंधिया की राह चले, यह बड़ा सवाल है। एमपी में 2023 की तैयारियां लास्ट राउंड में, बीजेपी का टॉप गियर, कांग्रेस कब आएगी फॉर्म में? तो बीजेपी जहां भागवत से लेकर के अमित शाह और पीएम मोदी तक को ला करके पूरा फील्ड सेट करने में लग गई है। मोहरे कहां क्या रखे जाएंगे, कहां से कौन सी चाल चली जाएगी, सब तय हो रहा है। कांग्रेस इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है कि उनकी रणनीति कौन बनाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता क्या कांग्रेस में रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये सवाल अगर अभी उठ रहे हैं तो 2023 की तैयारी में कितना पिछड़ेगी कांग्रेस, ये हमारे लिए बड़े सवाल हैं। और इन पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमने जोड़े हैं अपने साथ। हमारे साथ आशीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आशीष जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ आज सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुरेश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सीधी सी बात है आशीष जी, मुझे ये बताइए कि अपर हैंड, जाहिर सी बात है सत्ता में आप हैं, लगातार जीत का मोमेंटम बना हुआ है, तो आप लोगों के पास है। कांग्रेस की तैयारियों को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ जो सेटिंग होनी थी नहीं हो पाई। उधर आपने आज एक कार्यक्रम किया जिसमें अरुण यादव आ गए, तो उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कमलनाथ जी को आप चारों तरफ से घेर ही रहे हैं,
तो किस तरह की रणनीति आप अपनी और कांग्रेस की देख रहे हैं? सबसे पहले सत्ता में रहने में कोई मोमेंटम नहीं, बल्कि इस देश में एंटी इनकम्बेंसी का एक शब्द स्थापित हुआ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला एक जीवंत संगठन है। और कहते हैं ना कि जब परीक्षार्थी सदैव पढ़ाई करता है, निरंतर पढ़ता है, तो उसको परीक्षा के समय कुछ विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन मान के जनता की सेवा में लगा हुआ है। सरकार और जनप्रतिनिधि सरकार की जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने में जुटे हुए हैं, और इतना चुनाव के लिए तैयारी के लिए पर्याप्त है। हम चुनाव लड़ेंगे 2023 में और कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे, क्योंकि एक अजीब सा डर इस समय कांग्रेसियों के मन में व्याप्त है। वो चुनाव को हारने जीतने का नहीं है अभिलाष जी, अपितु किसका पुत्र चुनाव लड़ेगा और किसका नहीं लड़ पाएगा। कमलनाथ जी के सामने एक ही मंतव्य है कि कैसे नकुलनाथ को मैं अब हीरो बनाऊं। दिग्विजय सिंह जी जयवर्धन सिंह के लिए सबको मिटाना चाहते हैं। अरुण यादव सोचते हैं कि उनकी फसल फिर कोई काट के नहीं ले जाए। तो इस तरह की कांग्रेस मध्य प्रदेश में नकारात्मकता के अलावा कुछ और कर तो दिख ही नहीं रही है। आज ही आपने देखा होगा, पराकाष्ठा है ये बेशर्मी की, जिस कमलनाथ जी को इतना लंबा संसदीय अनुभव है, आज वो कह रहे हैं कि विधानसभा की कार्यवाही बकवास है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं तो विधानसभा में जो बैठता है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं, अपितु सबसे पहले विधायक होता है। और विधायक जो लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं लाते हैं, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को एक्सटेंड करते हुए 4000 और जोड़ते हैं, ये उस कार्रवाई को बकवास कहते हैं। एक तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आज हिंदू मुसलमान में वो द्वंद्व कराना चाहते हैं। तो कांग्रेस की तैयारी नकारात्मक है, अपने अपने पुत्रों को स्थापित करने का एक प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करते हुए, बूथ समितियां बनाते हुए, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक ले जाकर एक सकारात्मक पहल कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं सीधे तौर पर सुरेश जी आपके पास, और सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी के उस बयान को लेकर के आपसे सवाल करूंगा। अपने दर्शकों को मैं बता भी दूं कि एक दल के लोग बकवास करते हैं, तो क्या मैं बकवास सुनने के लिए विधानसभा में जाऊं? ये कमलनाथ जी का एक बयान आया जिसको लेकर के बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। तो सुरेश शर्मा जी, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये विधानसभा का अपमान आपको लगता है, और क्या इस पर कोई ऑब्लिगेशंस भी कमलनाथ जी के ऊपर अब बनते नजर आते हैं? देखिए अभिलाष जी, मैं आपको थोड़े से दिन पहले की एक घटना सुनाना चाहता हूं जो मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई है, और राज्यपाल जी का अभिभाषण था। और उस अभिभाषण में कांग्रेस पार्टी के ही एक वरिष्ठ सदस्य श्रीमान जीतू पटवारी साहब ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। और जब बहिष्कार किया था, ये सदन के बाहर की घटना थी। उन्होंने सदन के अंदर नहीं कहा, बल्कि सदन के बाहर कहा था। और जब कहा था तो कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने सदस्य का बचाव करने की बजाय इसे सदन की अवमानना या सदन की गरिमा के विपरीत बताया। आज वो की वो घटनाक्रम कमलनाथ जी खुद दोहरा रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि जो बात खुद कमलनाथ जी ने स्थापित की थी वही बात जो है आज सदन के सामने, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने, और हम मीडिया के लोगों के, आप और हम जो मीडिया के लोग हैं उनके सामने ये बात है कि जो इन्होंने नैरेटिव से तय किया था, यानी अवधारणा तय की थी, यानी कि ये तय किया था कि जीतू पटवारी गलत हैं, तो आज जो है अपने आप को सही कैसे कह सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि विधानसभा जो है उसकी गरिमा का ध्यान जो है सभी को रखना चाहिए। ये सत्ता पक्ष विपक्ष सबको होना चाहिए, वहां कोई बकवास नहीं करता है। लेकिन एक बात है कि यदि इस टाइप का शब्द इस्तेमाल सदन में भी कर लिया जाता है कि भाई आप बकवास मत करिए, आप सदन मूल काम की बात करिए, तब समझ में आती है। बाहर कह करके आप सदन की गरिमा को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से जो है बहुत गंभीर घटना है। अच्छा, कब ये सामान्यतया है, पहली बार दूसरी बार का विधायक है, यदि वो टिप्पणी कर देता है। आप गौर करिए अभिलाष जी कि पार्लियामेंट में जब हम बोलते हैं, यानी कि पार्लियामेंट का मेंबर जब बोलता है तो वो उल्लेख करता है कि मैं नियम प्रक्रिया की धारा फला फला के अंतर्गत अपनी बात कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। जहां इस प्रकार की कठोर व्यवस्था हो, वहां यदि हम इसको बकवास कहें, किसी भी प्रकार से सदन के में दिए जाने वाले वक्तव्य को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिया जाने वाला हो या फिर जो है किसी व्यक्ति के द्वारा दिए जाने, उसको हम जो है इसको बकवास नहीं कह सकते। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कह करके मुझे लगता है कि एक अनुभवी और राजनेता
के द्वारा इस तरह की कहा जाना सही नहीं है, बिल्कुल भी जो है उसको कोई प्रमाणित नहीं करता। दूसरी बात, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं आज 32 साल से पत्रकार हूं, मैंने 25 साल से विधानसभा की रिपोर्टिंग की है, अभी भी कंटिन्यू है ईश्वर की कृपा से। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कमलनाथ जी जो 8, 9, 10 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, पहली बार के विधायक हैं, क्या अपने आप को संविधान से ऊपर मानते हैं? क्या नियम प्रक्रियाओं से, विधानसभा की जो नियम प्रक्रियाएं उनसे ऊपर मानते हैं? क्योंकि आपके सामने ये दूसरी घटना आई है। इससे पहले की घटना का मैं जैसे एक तो उदाहरण दिया विधानसभा का, दूसरा मैं उदाहरण राज्यपाल महोदय का देता हूं। जब ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो राज्यपाल ने कहा कि आपका सदन में बहुमत नहीं है और आप जो है सदन में बहुमत सिद्ध करिए। राज्यपाल ने सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा था, राजभवन में परेड कराने के लिए नहीं कहा था। तो इन्होंने कहा कि आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं है और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि जो राज्यपाल ने आपको आदेश दिया था वो संवैधानिक था और वो सदन में बहुमत सिद्ध कराने के लिए आपको जब महसूस होता है कि अल्पसंख्यक मत में आ गई है सरकार तो कहेंगे। यानी मैं दूसरी बार ये देख रहा हूं कि कमलनाथ जी संविधान के जो मूल तत्व हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं, मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये उनकी राजनीति का तरीका हो सकता है। ठीक है, एक और तस्वीर थी जिसने आज कांग्रेस को परेशान किया होगा, बीजेपी को मुस्कुराने की वजह दी होगी। अरुण यादव की जो तस्वीर थी, थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर भी दिखाएं कि अरुण यादव कैसे मंच पर, बीजेपी के मंच पर नजर आए और उससे लेकर के बहुत सारे उहापोह की स्थिति बन गई और खुद अरुण यादव को सफाई देने पड़ी कि ये कोई राजनीतिक नहीं, शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम था और शहीदों के लिए बीजेपी और कांग्रेस सब एक हैं और सब उनका सम्मान करते हैं। अरुण यादव देखिए कांग्रेसी नेता हैं और मंच बीजेपी का था, लेकिन यह बात भी सही है अरुण यादव की कि यह शहीदों के सम्मान में किया गया कार्यक्रम था और इस पर आने से पहले किसी को अपनी पार्टी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात भी उनकी सही है। लेकिन आशीष जी, क्या आपको लगता है कि आप भी मौके दे रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो चल रही है कांग्रेस में उसका इस्तेमाल, अगर बीजेपी के कांधे पे बंदूक रखनी पड़ रही है किसी को, तो हाँ हमारा कंधा हाजिर है, कम से कम इसी के चलते कांग्रेस थोड़ी असहज और हो जाएगी? आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? मुझे आवाज नहीं। आशीष जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब लगता है आशीष जी तक आवाज नहीं जा रही। मैं आता हूं सुरेश जी, आप ही के पास आता हूं। सुरेश जी, मुझे बताइए, क्या अरुण यादव जी की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, सीधे तौर पर बीजेपी के मंच पर पहुंचना, या आपको लगता है कि ये जो तस्वीर, पहले हम अपने एक बार दर्शकों को समझा दें, ये तस्वीर आप देखिए, आपको शंकर लालवानी नजर आ रहे हैं, बीजेपी के तमाम लोग नजर आ रहे हैं, इंदौर के सांसद खुद मौजूद हैं मंच पर, और अरुण यादव एकमात्र कांग्रेसी चेहरा बड़ा जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। शहीदों के सम्मान में आयोजित यह कार्यक्रम था और शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम में अरुण यादव पहुंचे थे। जब ये तस्वीरें आई थी तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बहुत नॉर्मल सी तस्वीरें लगी थी और लगा था कि जब भी शहीदों की बात होगी तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर कोई एक मंच पर आकर के उनके सम्मान के लिए आगे आएगा। लेकिन शाम होते होते आरोप लगने लगे कि अरुण यादव प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें राज्यसभा की टिकट चाहिए है, ऐसे आरोप लगने लगे और इसीलिए वो पार्टी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं ताकि सिंधिया वाला प्रकरण याद आ जाए और शायद पार्टी संभल जाए। अब इसे लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी। अरुण यादव ने खुद कहा कि आप बेवजह की इसको लेकर के किसी तरह की अटकलें ना लगाएं। शहीदों के लिए यह कार्यक्रम हुआ था, यह कार्यक्रम बीजेपी के लिए नहीं था और शहीदों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य और मैं मंच पर था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब उनकी ये दलील भी बहुत लॉजिकल और जायज लगती है, लेकिन टाइमिंग जो होती है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ दिनों पहले अरुण यादव की मुलाकात सोनिया गांधी से दिल्ली में हुई थी, उसके बाद दिग्विजय सिंह भी मिले थे, कई बड़े नेता आकर के सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके थे, जिसके बाद कमलनाथ के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, दिग्विजय सिंह की, अरुण यादव की, अजय सिंह राहुल की, तमाम लोगों की एक मीटिंग उनके बंगले पर हुई थी। ये मीटिंगों के दौर जो लगातार चल रहे हैं और इस बीच राज्यसभा कौन जाएगा कांग्रेस की तरफ से, ये जो अटकलें चल रही हैं, उन अटकलों को अगर परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो यकीन मानिए फिर ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर ये शहीदों के सम्मान के साथ साथ कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन क्या वाकई में सीधा तौर पर अरुण यादव मैसेज दे रहे हैं? अरुण यादव आपको बता दें कि वो लीडर हैं जिन्होंने साफ कहा था कि मैं हर बार फसल उगाता हूं, काटकर कोई और ले जाता है। लोकसभा चुनाव के वक्त की बात है, खंडवा बुरहानपुर, और उस वक्त टिकट को लेकर के जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था सभी जानते हैं।
और उनका दर्द जो वहां पर आया था, उसके बाद कई बड़ी मीटिंग, कई बड़ी बैठकों, कई बड़े कार्यक्रमों से अरुण यादव नदारद रहे थे। कांग्रेस इसे लेकर परेशान नजर आती थी, हालांकि कोशिश करती थी कि सहज बनी दिखती रहे, होता नहीं ऐसा। और जाहिर सी बात है कि उधर बीजेपी की अगर बात कर लें तो बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह और भागवत जो हैं, तमाम लोग मध्य प्रदेश के लगातार अब दौरे पर हैं और पूरी तरह से रणनीति बन चुकी है। आदिवासियों के साथ साथ ओबीसी को भी साधना है। इसके अलावा अब ब्राह्मणों को लेकर के परशुराम जयंती को बहुत अच्छे से मनाने का ऐलान कर दिया गया है आज ही। कुल मिलाकर के एक एक वर्ग, समाज के एक एक हिस्से को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। वापस आओ। हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए। आशीष जी, मुझे बताइए कि क्या अरुण यादव का बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचना, बीजेपी को पता था कि इसे लेकर पॉलिटिक्स क्रिएट होगी और इसलिए यह हुआ है, आप इसे बहुत स्वाभाविक मानते हैं? देखिए, एक तो हम हर चीज में राजनीति नहीं देखते अभिलाष जी। दूसरी बात, समाज में सकारात्मक सामाजिक निर्माण के लिए अगर कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसका विचार परिवार करता है। और ऐसे में अरुण यादव जी अगर एक समाज के निर्माण के कार्यक्रम में, शहीदों को याद करने के कार्यक्रम में जुड़े, तो इसको तो समझना चाहिए कि भाजपा और उसका विचार परिवार ही इस तरह के काम करता है। और आज अरुण यादव जी, कल पूरा कांग्रेस का कुनबा जुटेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वैसे अरुण यादव जी की फसल जो लूटी गई थी, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो दिग्विजय सिंह है, इनकी एक लंबी अदावत है पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ? पहले अरुण यादव जी के पिताजी को उन्होंने कुछ नहीं बनने दिया और आज अरुण यादव जी को परेशान करने में लगे हुए हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी जो है ना, वो पूरी की पूरी कांग्रेस को ही निपटाना चाहते हैं ताकि सिर्फ एक जयवर्धन सिंह बने। और ऐसे में आज कांग्रेस सिर्फ डूबता हुआ जहाज नहीं, अपितु कागज की किश्ती हो गई है। कब, कहां, किस तरफ डूब जाए ये पता ही नहीं होता। और जिस बैसाखी, जिस खेवैये को लेके वो पीके के रूप में आना चाहते थे, आज उन्होंने भी ट्वीट पे निपटा दिया। सिर्फ मना नहीं है, अपितु कांग्रेस पे प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है वो प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस डोंट नीड मी बट अ लीडरशिप। और उसके बाद एक कलेक्टिव विल की भी बात की है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि कांग्रेस में सामूहिक रूप से जीतने की एक स्थिति ही नहीं है, मन ही नहीं है। तो जिसको वो लेकर आना चाहते थे, आज उसने खुद इनकी कागज की किश्ती में बैठने से मना कर दिया। दूसरी बात, ये जो आज कमलनाथ जी के बयान पर अगर बात की जाए अभिलाष जी, तो वो कांग्रेस के संस्कार बताते हैं। राहुल गांधी संसद में आंख मारते हैं और कमलनाथ अभी कुछ समय पहले भारत माता को बदनाम का उन्होंने एक शब्द दिया था, आज उन्होंने विधानसभा को उन्होंने बकवास बता दिया। विधानसभा को बकवास बताना उन सभी जनप्रतिनिधियों का अपमान है और मैं तो कहता हूं 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है, क्योंकि वे सभी के सभी जनप्रतिनिधि विधानसभा में जो काम करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो पूरी मध्य प्रदेश की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और बकवास इसलिए लगती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनहितकारी, लोक कल्याणकारी काम होते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बकवास विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायकों की बातें नहीं होती, अपितु कांग्रेसियों की मानसिकता है। ठीक है, मेरे साथ चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा आप लेट आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं एक तो आज कमलनाथ जी के बयान पर और दूसरा अरुण यादव जी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने को लेकर, और जाहिर सी बात है कि पीके का भी मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि पीके ने जिस तरह से लीडरशिप पर सवाल उठा दिए कि मेरी जरूरत नहीं, एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, तो ये कैसे देखते हैं आप? जिससे आप खेवनहार बनाने वाले थे, जो पथ प्रदर्शक बनने वाला था, वही अगर लीडरशिप पर सवाल उठा रहा है तो आप कितना सीरियसली लेते हैं इसे? नहीं, पहली बात तो अभिलाष एक कैबिनेट करता हूँ जी, ये प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इनकी एक संस्था है और ये मैनेजमेंट करता है, ठीक है, बंदोबस्त करता है। इसलिए किसी व्यक्ति को राजनीतिक रूप में चुनना नहीं मान सकता हूँ। और वो तो एक तरीके से उनकी एजेंसी है जो वर्क करती है, जिसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी की जो विश्व की सबसे बड़ी तथाकथित पार्टी है अपने आप में, उसने भी हायर किया था। तो अगर किसी कारण से डील नहीं हुई है या बातचीत नहीं हुई है, वो तो पैसे का लेन देन होता है। पीके कोई समाज से भी नहीं है, कोई राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं निकले हैं, तो पैसे लेते हैं और अपना काम करते हैं। अगर कोई उससे ठीक से एग्रीमेंट नहीं हुआ
तो वो और कांग्रेस ने मना कर दिया कि उनसे नहीं हो सकता। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी, मालूम नहीं कहाँ से कहाँ कांग्रेस की है, फलाने का दिग्विजय सिंह जी फला है और उसने मार दिया। देखिए, मैं जिस सामने वाली पार्टी के बारे में अभिलाष की बात कर रहा हूँ, ये पार्टी बंगारू लक्ष्मण जी के विचारों से ओतप्रोत पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण जी बहुत सुशील व्यक्ति थे, भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता रहे और उनके जो संस्कार थे वो हमने टीवी पे देखे। हम एक छत्तीसगढ़ के एक नेता हुआ करते थे दिलीप जुंगदेव, उनको भी हमने सुना था कि पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ऐसे विचारधारा वाले लोगों से और कांग्रेस में बहुत, जहां तक उनका अरुण यादव जी के सामाजिक कार्यक्रम में जाने की बात, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने सामाजिक कार्यक्रम में जाने की और राजनीतिक दल अलग अलग। भारतीय जनता पार्टी अविनाश जी उस घोड़े की तरह है जो राजनीतिक दल नहीं है, जिसकी लगाम सीधे सीधे संघ के हाथ, आरएसएस के हाथ। ठीक है, इन घोड़ों को मैं जानता हूं, ये कागजी घोड़े हैं, ये दौड़ते रहते हैं, इनकी लगाम आरएसएस के हाथ। ठीक है राकेश जी, आपके पास आऊंगा मैं। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे अच्छे से जुड़ने की। सुरेश जी, मुझे इस बीच में आप ये बताइए कि पीके का जो लीडरशिप को लेकर सीधे तौर पर निशाना साधा गया है, उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि वाकई में वो ठीक कह गए हैं, या आपको लगता है कि जब डील नहीं हुई तो जाते जाते सोचा कि चलो कुछ नुकसान ही कर लें? मैं आदरणीय राकेश जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि पीके जो है एक व्यापारी है और वो जो है केवल इवेंट मैनेजमेंट का काम देखते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो जुड़े थे तो वो उनकी सभाओं के अंदर एलईडी कैसे लगेगा, माइक कैसे होना चाहिए, किस प्रकार के स्लोगन्स होना चाहिए, ये सब जो काम करते हैं वो वाला काम किया था उन्होंने। उसके बाद एक भी चुनाव वो किसी भी जिसके साथ जुड़े थे नहीं जिता पाए। कोई एक प्रमाण हो किसी के पास तो कोई बता सकता है। जनता दल यूनाइटेड में पदाधिकारी बने, जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की स्थिति पर आ गई। राहुल गांधी जी के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश में खटिया आंदोलन चलाया था तो सारी खटिया गायब हो गई और वहां जो है 19 सीटों में से 5-7 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। इसके बाद यदि हम देखें वो तो उन्होंने पश्चिमी बंगाल के अंदर किया। यदि मुस्लिम वोट जो है वो वामपंथी और कांग्रेस के पास चले जाते तो पीके की कोई स्थिति नहीं थी कि वहां ममता बनर्जी की सरकार बना लेते। इसलिए ये केवल एक प्रोपगंडा है कि एक व्यक्ति को देश ने इतना हाईलाइट कर दिया, ये भी उनके मीडिया मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। तो मैं तो जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे कभी नहीं लगा, ये बात बिल्कुल सही है अभिलाष जी आपकी, कि उन्होंने कांग्रेस के साथ डील नहीं होने पर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है। हम सब मान सकते हैं कि कांग्रेस में लीडरशिप का संकट है। लीडरशिप का संकट इसलिए है क्योंकि वो पार्टी चुनाव हार रही है। अदरवाइज लीडरशिप तो वही गांधी परिवार तो आजादी से आज तक चला ही आ रहा था। आज कोई कमजोर इसलिए हो गया कि उनके साथ जो नेता सपोर्ट करने वाले थे वो कोई रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए लीडरशिप कमजोर होती है। अदरवाइज सोनिया गांधी जी के जमाने में 10 साल तक सरकार रही तो सोनिया गांधी जी तो आज भी है। सोनिया गांधी जी ने पहले भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा और आज भी वो तीर मारने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके साथ जो लोग थे वो सब लोग रणनीतिकार थे, वो चुनाव लड़ने में एक्सपर्ट थे, जीत के आते थे। आज वो टीम गायब हुई है, कुछ लोगों का देहांत हो गया, कुछ लोग साइड में चले गए। ठीक है, राकेश जी के पास आऊंगा। समझने वाली बात है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस अपनी जो मूल नीति है उससे हट गई है। भाजपा के पास आरएसएस है और कांग्रेस के पास गांधी परिवार हुआ करता था। भाजपा के पास आरएसएस ताकतवर हो गई, गांधी परिवार कमजोर हो गया, इसलिए जो है कांग्रेस की स्थिति। राकेश जी आपके पास आता हूं सर। एक सवाल मेरा, कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है विधानसभा को लेकर, देखिए बहुत वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता हैं, लेकिन यह बयान क्या आपको शोभा लगता है देता है उनको, इतने बड़े व्यक्तित्व को, विधानसभा की कार्यप्रणाली को लेकर? नहीं, पहली बात तो मैं अभिलाष जी ये कहना चाहता हूँ, मेरा भी संसदीय जीवन बीता है विधानसभा में। पुराने समय में डिस्कशन हुआ करते थे और डिस्कशन इस विषय पे हुआ करते थे कि जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर। मैंने इन विधानसभाओं में जब से शिवराज सिंह जी तीसरी और चौथी बार बने हैं तब से जनता के ज्वलंत मुद्दे डिस्कशन पे विधानसभा में कभी चर्चा ही नहीं होती। जिस विधानसभा में सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस के काम हो, जिसमें से बजट पारित किए जाएं, अगर जनता के हित की बात नहीं की जाएगी वहां पे, तो वास्तव में मैं मानता हूं कि निरर्थक है, व्यर्थ है विधानसभा। नहीं राकेश जी, लेकिन देखिए हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है ना, विधानसभा के अलावा कहां जाएंगे फिर जनता अपने सवालों को उठता देखने के लिए? डिस्कशन विषय, ज्वलंत मुद्दे, गरीबी पे चर्चा, बेरोजगारी। आशीष जी, आप क्या ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते? ये बात तो सही है आशीष जी, आंकड़े बताते हैं कि कैसे विधानसभा के घंटे जो हैं कार्यकाल का काम करने का जो वक्त है वो सिमटता जा रहा है और ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ अपना काम निपटाने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाती है।
अभिलाष जी, दो तरह की विपरीत चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करना चाहती है और कांग्रेसी सरकारें उसमें विघ्न डाल के उसको रोकना चाहती हैं, विपक्ष। तो अब क्या करेंगे? हमें तो जनता से किए गए वादों को पूरा करना है, एक बात। अब आप देखिए कांग्रेसियों में दोहरा चरित्र कैसा है। आदरणीय राकेश जी का पूरा सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं, पर सोनिया गांधी जी प्रशांत किशोर को न्योता दे रही हैं। आज रणदीप सुरजेवाले ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा है कि प्रशांत किशोर ने ऑफर ठुकरा दिया, और राकेश जी कह रहे हैं कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है। तो भैया पहले आप अपनी पार्टी में तय कर लो प्रशांत किशोर कौन है। अचानक से आप उस बैसाखी को लेकर आना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आपके अंदर की आंतरिक जो योग्यताएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। चौधरी राकेश सिंह जी जैसे व्यक्ति को कोई पद और प्रतिष्ठा दी नहीं और जाके किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर आओगे तो ऐसे दल का होने क्या वाला। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अगर काम नहीं किया होता, जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया होता, तो क्या मध्य प्रदेश में लगातार हम उपचुनाव जीतते? अभी 2020 में 28 उपचुनाव हुए। सर वक्त खत्म हो गया है। से आते हैं उसमें से अधिकतर थे। आशीष जी वक्त खत्म हो गया है, अंतिम 10 सेकंड में सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेश जी अंतिम 10 सेकंड प्लीज आप कुछ कह लीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि राकेश जी ने एक मुद्दा जरूर गंभीर उठाया है कि विधानसभाओं में काम जो है उस पर चर्चा कम हो गई है, जनहित के मुद्दों को कम उठाना, इसमें दम है। लेकिन ये जरूर विचार करने का विषय है कि विपक्ष जो है वो रोजाना के लिए अपना एक पब्लिसिटी का एजेंडा लेकर के आता है, और उस पब्लिसिटी के एजेंडे के आधार पर यदि सदन के अंदर सदन के पैसों का यानी सदन के समय का यानी समय सदन की जो आपको विषय से अधिकार है उसका राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है सरकारें इसी प्रकार के निर्णय लेंगी। ठीक है, तो देखिए विधानसभा के अंदर अगर हंगामा हो रहा है और काम कम हो रहा है तो इसके लिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सत्ता हो या विपक्ष, सब दोनों को सोचना होगा। लेकिन हाँ, विधानसभा को लेकर के जो प्रतिष्ठा गरिमा पद की बनी हुई है, वहां के कार्य की बनी हुई है, काम की बनी हुई है, उसका सम्मान करना होगा। कमलनाथ जी बहुत सालों तक संसद में रहे, विधानसभा में आकर के इस तरह का बयान उनका, जाहिर सी बात है कि चाहे चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जैसे नेता हों या दूसरे जो विधानसभा में पूरी उम्र गुजार चुके हैं, उन्हें लगता जरूर होगा कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि हम उसे लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर देखते हैं। आशीष अग्रवाल जी, चौधरी राकेश सिंह जी, सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे डिबेट्स में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों को भी शुक्रिया, नमस्कार।